जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को तारामंडल के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम आपको सबसे पहले तारामंडल बताने से पहले हम पीछे कुछ ऐसी चीज़ों को बताए थे जिसका हम आज केवल कुछ थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। अगर वो चीज़ जान जाएंगे तो आपको तारामंडल समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए आपको पिछले दिन हम बताए थे कि ये देखिए इधर, यह क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। देखिए इधर, तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? हम आकाश गंगा कहते हैं। और किसी न किसी आकाश गंगा में हमारा सूर्य क्या है? स्थित है। मान लीजिए कि जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। चलिए तो ये आकाश गंगा है, यह आकाश गंगा है। तो सूर्य जो है आकाश गंगा के छोर पर यानी किनारे में स्थित है। यहाँ पर बताए थे ये किनारे में। तो सूर्य से कुछ दूरी पर तारों के समूह होते हैं। तो जो तारों के समूह होते हैं, इस तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। और तारामंडल की संख्या, ये तारामंडल है और तारामंडल की कुल टोटल संख्या 89 है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। और इससे सूर्य से कुछ कम दूरी पर तारों के कुछ और समूह हैं। इस तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्षत्र। और नक्षत्र की संख्या 27 है। नक्षत्र की संख्या 27, तारामंडल की संख्या 89 और नक्षत्र की संख्या 27। और सूर्य का अपना एक परिवार है। सूर्य का अपना एक परिवार है जो इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। इसे कहा जाता है ग्रह। इसे क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर अपना सौर परिवार, इसे सौर परिवार कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इधर, तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? तारामंडल का। तो चलिए आज हम आप लोग को सबसे पहले तारामंडल के बारे में बताते हैं। तो अब देखिए इधर, आप लोग समझते होंगे कि तारामंडल जैसे 89 है, इतना का अध्ययन करना है। अरे इतना का अध्ययन आपको नहीं करना है, क्योंकि बताइए इतना अध्ययन करने में आप कितना की याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे तारामंडल हैं जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बराबर पूछे जाते हैं। तो हम उसी तारामंडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम आपको तारामंडल से संबंधित बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इधर, इस तारामंडल में सबसे पहले आता है सप्तऋषि तारामंडल। देखिए इधर, सप्तऋषि तारामंडल होता है, यानी जिस तारामंडल में टोटल 7 तारे होंगे, यानी इसमें कुल तारों की संख्या कितना? 7। कुल तारे की संख्या 7। तो जिसमें कुल 7 तारे होंगे उसे सप्तऋषि तारामंडल, सप्त नाम में समझ में आ रहा है, सप्त का मतलब 7, यानी जिस तारामंडल में कुल 7 तारे होंगे उसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। तो चलिए सप्तऋषि का भी देखिए इधर, इसे 2 भाग में बांट दिया गया है। इसका 2 भाग होता है। एक को कहा जाता है विरहत सप्तऋषि तारामंडल। एक को कहा जाता है लघु सप्तऋषि तारामंडल। एगो विरहत सप्तऋषि तारामंडल, एगो लघु सप्तऋषि तारामंडल या लघु तारामंडल कह लीजिए। देखिए इधर, विरहत का मतलब अगर इसको आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो उर्सा मेजर। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उर्सा मेजर। और इसको कहिएगा तो उर्सा माइनर। इसको क्या कहिएगा? उर्सा माइनर। तो सप्तऋषि तारामंडल के 2 भाग, अर्थात इसके 2 अंग होते हैं। एक होता है विरहत, एक होता है लघु। विरहत को कह सकते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा तो उर्सा मेजर, और इसको उर्सा माइनर। देखिए इधर, ये दोनों तारामंडल में कुल तारों की संख्या, इसमें भी टोटल तारों की संख्या कितना? 7। और इसमें भी टोटल तारों की संख्या 7। ये दोनों में 7 होंगे। अब देखिए इधर, इस विरहत सप्तऋषि को बिग डीपर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से?
बिग डीपर। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए बिग डीपर के नाम से किस तारामंडल को जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं बृहत सप्तऋषि तारामंडल को। इसे किस नाम से जाना जाता है? बिग डीपर। और इसका कोई नाम नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। इसको क्या कह सकते हैं? बिग डीपर। बताइए बिग डीपर किस तारामंडल को कहा जाता है? बृहत सप्तऋषि तारामंडल। दोनों तारामंडल में तारों की संख्या कुल कितना? 7। इस एक को कहा, ये अगर कह सकते हैं इंग्लिश में उर्सा मेजर, दूसरे को उर्सा माइनर, अर्थात लघु सप्तऋषि तारामंडल और दीर्घ सप्तऋषि तारामंडल या बृहत सप्तऋषि तारामंडल। बृहत सप्तऋषि तारामंडल को बिग डीपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग डीपर। चलिए देखिए इधर, अब समझिए कि लघु और बृहत क्या होता है। आप एक नाम से समझ सकते हैं। बृहत का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब छोटा। देखिए इधर, इसमें तारों का कैसे क्रम रहता है? ऐसे बृहत में, बृहत का मतलब बड़ा रहेगा। अब देखिए इधर, इस तरह से तारा सजा रहेगा पैटर्न में ना। इस तरह से जब तारा सजा रहेगा तो इस तारामंडल को क्या कहा जाता है? बृहत सप्तऋषि। क्या कहा जाता है? बृहत सप्तऋषि। देखिए इधर टोटल कितना? 7 वो तारा हो गया। लेकिन ये बड़ा आकार में रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। लेकिन वहीं जब छोटा आकार रहेगा, देखिए इस तरह से, जब इस तरह से छोटा रहेगा इसे क्या कहा जाता है? लघु सप्तऋषि। इसमें भी देखिए तारों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी देखिए ये इस तरह से बनेगा। देखिए इधर, इसमें भी तारों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। टोटली दोनों में 7 तारे हैं। लेकिन देखिए इधर, ये जो है इसका ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। दोनों में देखिए सूर निकलल है जरूर, इसमें भी सूर निकलल है, यो में सूर निकलल है। तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन इसका आकार छोटा, इसका आकार बड़ा। ये हो जाएंगे लघु और बृहत सप्तऋषि। ये दोनों तारे लघु सप्तऋषि चाहे बृहत सप्तऋषि, या आप कह सकते हैं कि ये तारामंडल, ये जो तारामंडल हैं सप्तऋषि तारामंडल, ये हमेशा गर्मी के दिनों में देखे जाते हैं। कौन दिनों में? गर्मी के दिनों में। या गर्मी नहीं कह सकते तो आप इसको अगर एक्चुअल अगर ऋतु कह सकते हैं तो इसे कह सकते हैं वसंत ऋतु में। किस ऋतु में देखे जाते हैं? वसंत ऋतु में। तो ये दोनों तारामंडल किस ऋतु में देखे जाएंगे? वसंत ऋतु में। अगर आप उर्सा मेजर और उर्सा माइनर अर्थात बृहत सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए तो आपको एक चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। वह होता है ध्रुव तारा। आप ये दोनों को समझ लीजिएगा तो ध्रुव तारा समझाने में आपको बहुत आसानी होगी, आप आराम से समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको देखकर आराम से समझ गए होंगे कि सप्तऋषि तारामंडल में कुल तारों की संख्या कितना? 7। एक को बृहत, एक को लघु। बृहत सप्तऋषि में 7 गो तारा, लघु सप्तऋषि में भी 7 गो तारा। लेकिन दोनों में अंतर होता है कौन चीज़? केवल 7 इसमें क्या होता है? दोनों में 7 तारे होते हैं। एक का आकार छोटा, एक का आकार बड़ा। बृहत सप्तऋषि को बिग डीपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग डीपर। और लघु सप्तऋषि तो लघु सप्तऋषि है। ये किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो गर्मी ऋतु कह सकते हैं, या इसी में कह दीजिए एक्चुअल रूप से तो वसंत ऋतु में। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं हम ध्रुव तारा में। तो चलिए आगे आपको हम अब आपको ध्रुव तारा समझाते हैं। अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप ध्रुव तारा आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए अब देखिए ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा को इंग्लिश में कहा जाता है पोलर स्टार। पोलर स्टार। अब देखिए इधर, ध्रुव तारा जो होता है इसके बारे में आप जानते होंगे, यह हमेशा इसका दिशा जो होता है यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। यह हमेशा उत्तर दिशा में चमकेगा। क्योंकि देखिए इधर आप कहिएगा हमेशा उत्तरी दिशा में क्या चमकेगा? जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर इधर से इधर घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है। तो पृथ्वी जब ऐसे घूम रही है तो मान लीजिए यहाँ पर ही तारा है,
देखिए इधर अगर ये तारा है तो उत्तरी दिशा में पृथ्वी ये घूम रही है, तो इसके स्थिति से कोई मतलब तो है नहीं, ये हमेशा इधर ही इसी दिशा में घूमते रहेगा, तो इसकी स्थिति तो कभी बदलेगी नहीं ना। तो इसकी स्थिति नहीं बदलेगी, तो जिसके कारण यह हमेशा उत्तर दिशा को सूचित करता है। और जान लीजिए अगर आपको उत्तर दिशा मिल जाए तो आप किसी भी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक चुंबकीय सुई जो होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण को ही निरूपित करता है। तो इसका मतलब इस तारा का अध्ययन बहुत ही अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए अगर जब समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए हो जाएगा, समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारा का ही उपयोग किया जाता होगा, या यह दिशा ज्ञात करने में आपको क्या करेगा, दिशा ज्ञात करने में मदद करता है, दिशा ज्ञात करने में मदद करेगा, यह दिशा ज्ञात करने में मदद कर देगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। लेकिन देखिए इधर, तो अब जो क्वेश्चन होता है ना, अब ये आपको इस टाइप से पूछवे नहीं करेगा, ये नहीं पूछेगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। अगर अब आपको बताते हैं उर्सा मेजर और उर्सा माइनर की बात। अब देखिए इधर उर्सा मेजर क्या होता है और उर्सा माइनर क्या होता है। देखिए इधर अब मान लीजिए कि ये दिया गया है उर्सा, ये चलिए हम फिगर बनाते हैं, आप लोग खुद देखिएगा कि क्या है, उर्सा मेजर है या उर्सा माइनर है। ये देखिए इधर ये मिला नहीं रहता, ये काल्पनिक आपको समझाने के लिए हम बताएं कि ये लाइन खींच रहे हैं, ये मिला हुआ होता नहीं है। तो देखिए इधर इस तरह से हो जाएगा, और एक तारा है यहाँ पर, देखिए आप ये दोनों को देखकर समझ गए होंगे, ये उर्सा मेजर, ये उर्सा माइनर, अर्थात इसे कहिएगा वृहत सप्तऋषि, इसे कहिएगा लघु सप्तऋषि, कह सकते हैं कि नहीं। इसे कह दीजिए वृहत सप्तऋषि और इसे कहिएगा लघु सप्तऋषि। अब देखिए इधर ये दोनों चीज़ को समझे ना। अब ये दोनों चीज़ में समझना कौन चीज़ है, देखिए ये देखिए इधर हम ये बनाते हैं, ये है देखिए ध्रुव तारा। अब देखिए इधर ध्रुव तारा का स्थान होता कहाँ पर है, लघु सप्तऋषि के आगे में, लघु सप्तऋषि के जस्ट आगे में, अर्थात लघु सप्तऋषि का सूर जो होगा उसके जस्ट आगे में रहेगा ध्रुव तारा, और बृहत सप्तऋषि के पीछे में, लघु सप्तऋषि के आगे में दिखाएगा ध्रुव तारा और बृहत सप्तऋषि के पीछे में दिखाएगा ध्रुव तारा। आप ध्रुव तारा का स्थान समझिए। अगर आपको पूछेगा तो ध्रुव तारा अगर आपको ज्ञात करना है, तो अगर ढूंढना है आकाश में, तो आप दो चीज़ देखिएगा, या तो बृहत सप्तऋषि या लघु सप्तऋषि, यही दोनों चीज़ देखिएगा। तो अगर आप क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, आपको ये पूछेगा कि बृहत सप्तऋषि के ध्रुव तारा को ढूंढने के लिए ध्रुव तारा बृहत सप्तऋषि के आगे या पीछे होता है, कि कहाँ होगा बताइए। ध्रुव तारा बृहत सप्तऋषि के पीछे और लघु सप्तऋषि के आगे, अर्थात ध्रुव तारा को ढूंढने के लिए लघु सप्तऋषि या बृहत सप्तऋषि आपको ढूंढना जरूरी है। और ये भी है कि आपको ये दोनों ब्रह्मांड में दिखाई देंगे भी नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर पर रहते हैं। तो केवल आपको ये जानना जरूरी है कि ध्रुव तारा का स्थान किधर होता है। बताइए, छोटका जो होगा ओकरा आगा में, बड़का जो होगा पीछा में। तो ये छोटका सुर का आगा में, बड़का के पीछा में रहेगा। ये देखिए इधर ये दोनों लग रहा है कि नहीं हाथी के सुर जैसे। मान लीजिए जब बड़का हाथी रहेगा तो ओकरा आगा सुर में जाकर खड़ा होइएगा, आगा सुर में खड़ा होइएगा, सुर लाख फेंकिए देगा। इसीलिए बताइए जो छोटका हाथी रहेगा, जो बड़का हाथी रहेगा ओकरा पीछा में खड़ा होंगे, और छोटका हाथी के आगो में जाकर आदमी खिलौने लगता है। तो इसीलिए बताइए छोटका हाथी के सुर के आगा में और बड़का हाथी के पीछा में, वहाँ पर क्या होगा, ध्रुव तारा होगा। तो अगर आप
सप्तऋषि अगर अच्छे से समझें इस ध्रुव तारा को आराम से समझ सकते हैं। तो ध्रुव तारा का यही स्थान होता है, लघु सप्तऋषि के आगे और बृहद सप्तऋषि के पीछे। और सप्तऋषि में कुल कितने तारे? 7 तारे होते हैं। तो आप ध्रुव तारा के बारे में आराम से समझ गए होंगे, इतना चीज़ समझें। चलिए, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं तो आगे हम बताते हैं कुछ तारामंडल के बारे में। और चलिए आगे अब बताते हैं हम। अब अगला देखिएगा, ओरियन। ओरियन तारामंडल। ओरियन तारामंडल, इस तारामंडल को या कहा जाता है इसी को मृग तारामंडल, या इसको क्या कहा जाता है? मृग तारामंडल। ओरियन तारामंडल या मृग तारामंडल इसे हम कह सकते हैं। ये देखिए इधर, ये आपको शीत ऋतु में दिखाई देता है, शीत ऋतु में दिखाई देती है। यह किस ऋतु में दिखाई देती है? शीत ऋतु में। यह आपको शीत ऋतु में दिखाई देती है, यह शीत ऋतु में दिखाई देती है। ओरियन तारामंडल यह शीत ऋतु में दिखाई देती है। यह बहुत ही भव्य तारामंडल, अर्थात भव्य को कह सकते हैं, यह भव्य तारामंडल है। भव्य एक प्रकार का, भव्य का मतलब कह सकते हैं बहुत ही सुंदर। भव्य का मतलब क्या कह सकते हैं? सुंदर। यह बहुत ही सुंदर तारामंडल है। तो सबसे सुंदर तारामंडल कौन हो जाएगा? ओरियन तारामंडल। कौन सा तारामंडल? ओरियन तारामंडल भव्य तारामंडल है। और यह आकार इसका जो होता है, यह शिकारी की तरह है। इसका आकार कैसन है? शिकारी की तरह। इसीलिए इसे शिकारी तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिकारी तारा। इसका आकार कैसा है? शिकारी की तरह, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? शिकारी तारा भी कहा जाता है। इतना आप याद रखिएगा। यह ब्रह्मांड में, आकाश में कैसा दिखाई देता है? भव्य तारामंडल, अर्थात सुंदर तारामंडल के रूप में जाना जा सकता है। इसका आकार किस आकार का है? शिकारी के आकार का, इसलिए इसे शिकारी तारा भी कहा जाता है। या कह सकते हैं शिकारी तारामंडल ही कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना समझें, ये इसे क्या कहा जाता है? मृग तारामंडल, या क्या कह सकते हैं? मृग। अब देखिए इधर, ये ओरियन तारामंडल को समझना आसान है। ओरियन तारामंडल में, इसमें भी तारों की संख्या लगभग 7 या 8 होती है। तारों की संख्या कितना? लगभग 7 से 8 होती है। अब देखिए इधर, 7 से 8 अगर तारे होते हैं तो ये देखिए इधर, ओरियन तारामंडल या मृग तारामंडल कह सकते हैं, इसके जस्ट पूरब में, इसके जस्ट पूरब में, इसके पूर्व दिशा में साइरस तारा पाया जाता है। कौन सी तारा पाया जाता है? साइरस। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए इधर, ये देखिए इधर, इसका आकार किस तरह से होता है? शिकारी तारा की तरह। देखिए इधर, शिकारी तारा की तरह होता है। ये मान लीजिए कि 7 से लगभग 8 रहता है इसमें। ये देखिए इधर, तो इसके जस्ट पूर्व साइड में, तो देखिए इधर पूर्व तो यही होगा, इधर दिशा पूर्व होगा। पूर्व दिशा में इसके 3 तारा होंगे। इसके 3 तारा के काल्पनिक रेखा के सीधी ओर, ये 3 तारा है, इस 3 तारा का काल्पनिक रेखा का सीधा ओर, उसी ओर, सीधी ओर। तो आप कह सकते हैं सीधा ओर तो यही होगा, काल्पनिक तारा का सीधा ओर इस दिशा में, पूर्व दिशा में। इसी दिशा में साइरस पाया जाता है। कौन सी तारा पाया जाती है? साइरस। कह सकते हैं साइरस तारा, यही पाया जाता है साइरस। कौन सा तारा पाया जाता है? साइरस। या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है सीरियस। क्या लिखा रहता है? सीरियस। या इसी को क्या कह सकते हैं? इसका एक और नाम है डॉग स्टार। क्या नाम है इसका? डॉग स्टार। तो किस दिशा में? पूर्व दिशा में। ये 3 गो तारा रहेगा। इस 3 तारा का काल्पनिक रेखा को उधर जाइएगा, पूर्व दिशा में देखिएगा तो कौन सा तारा मिलेगा आपको? साइरस या डॉग स्टार। आपसे पूछा जाता है सबसे चमकीला तारा कौन है? तो साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार कह सकते हैं, साइरस या डॉग स्टार। किस तारे का आकार शिकारी की तरह होता है? तो कौन हो जाएगा? ओरियन या ओरियन तारामंडल या मृग तारामंडल कह सकते हैं।
बताइए मृग तारामंडल के जस्ट पूरब में कौन से तारा दिखाई देते हैं? तो साइरस या डॉग स्टार। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन हो जाएगा? साइरस या डॉग स्टार। क्या हो जाएंगे? साइरस या डॉग स्टार। चलिए आगे अब देख लीजिए, अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए सर्वाधिक सबसे कौन ऐसा तारामंडल है सबसे ज़्यादा तारा, सर्वाधिक बड़ा, सबसे ज़्यादा तारा किस तारामंडल में पाया जाता है? नाम है सेंटारस। सेंटारस तारामंडल में सर्वाधिक तारे पाए जाते हैं, जिसमें तारों की संख्या 94 होती है। कौन सा तारामंडल होता है? सेंटारस तारामंडल में सबसे ज़्यादा तारे पाए जाते हैं। और सबसे कम, अगर आपसे पूछ दे सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएंगे? हाइड्रा। इसमें 68 को पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 68 को। हाइड्रा होता है यह सबसे कम तारामंडल, इसमें सबसे कम पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को आराम से समझ चुके हैं कि तारामंडल में आपको इन्हें की 89 टोटल पढ़ना, आपको बस इतना पढ़ना। अगर आप अच्छे से जान लिए, समझ लिए, तो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तारामंडल या तारामंडल से आपको कोई ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और हो सकता है तो आप नोट करते चलिए। इतना ही रखते हैं, अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।